और इस वक्त बड़ी खबर बिहार के बेतिया से है, जहां मारपीट मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इस वक्त ये खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मंत्री के बेटे नीरज कुमार समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक गाड़ी को भी जब्त किया है। एक दिन पहले ही मंत्री के बेटे नीरज कुमार पर कुछ लोगों की पिटाई और हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा था। बताया गया कि मंत्री नारायण प्रसाद के बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस बात से नाराजगी बढ़ी और मंत्री के बेटे नीरज अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे और मारपीट की। यही नहीं, नीरज पर बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगा है और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई थी। आरोप ये भी है कि इस दौरान नीरज ने हवाई फायरिंग की। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया था, क्योंकि मौके पर फायरिंग करते मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हो चुका है। ये ग्रामीणों के साथ झड़प की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलने के दौरान फायरिंग और फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने आपा खोया। और जेडीएस इस वक्त नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, ये क्या हो रहा है बिहार में? सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो ही ये घटना का वीडियो जानकारी मिली, स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। जो उभय पक्ष, दोनों पक्ष के बीच जो विवाद था, उस संबंध में कोई भी एफआईआर कल 4 बजे तक नहीं दर्ज किया गया था। मैं लगातार संपर्क में था, लेकिन अभी सवेरे में मुझे जानकारी मिली है कि वह दर्ज किया गया और हमारे जो डीएसपी में जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हाँ। और ये तत्संबंधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इतना हम आपको भरोसा दे रहे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आ रही है कि मंत्री के बेटे इस तरीके से आम लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा कर दे? आप इस बिहार के अंदर आपने देखा है ना कि विधायक जिन्होंने काम में जेल गए हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम इन चीजों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन पुलिस पहुंची। आप अगर सुशासन का दावा करते हैं तो इस तरीके से घटना होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, मृत्युंजय तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनका रुख करती हूँ। आप क्या कहेंगे, ये क्या चल रहा है बिहार में? इस तरीके से कोई बंदूक लहराए, वीडियो वायरल है। ये सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, यही है सुशासन। सरकार में बैठे लोग के पुत्र ही गोली चला रहे हैं। 6 लड़के गंभीर रूप से घायल हुए हैं और माननीय मंत्री के सुपुत्र हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सुशासन कहाँ है? ये तो भय का माहौल जब सरकार में बैठे लोग ही बनाएंगे तो आम जनता क्या करेगी? अपराधी राज कायम हो गया है, ये तो हम लोग कह रहे हैं। आज जाकर के जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज किया गया। एक शब्द का इस्तेमाल आप लोग बड़ा सियासी और चुनावी माहौल में करते रहे हैं, जंगल राज। ये 2022 की तस्वीर में अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। बहुत कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। हमको बोलने की जरूरत है, लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं हो सकती है। हमारे लिए तो बोलने की जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल, जंगल राज हम लोगों ने नहीं कहा था। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था। हम तो आतंक राज कहते थे। नहीं तो आप इसको क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है कि मंत्री के बेटे अगर सरेआम इस तरीके से बंदूक लहराए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, विनम्रता पूर्वक हम आपसे कुछ हमको बोलने का अधिकार दीजिएगा तो हम बोलेंगे। आपने पहली बात कहा सुशासन किसको कहते हैं? सुशासन उसको कहते हैं कि अपराध करने वाला व्यक्ति कितना रसूखदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है। मृत्युंजय जी को मालूम है कि उनके दल के ज्यादा विधायक थे, महागठबंधन की सरकार थी। नवादा के विधायक पर आरोप लगा, हमने यह नहीं देखा कि सरकार चली जाएगी। पुलिस ने जांच किया, कार्रवाई होकर के जेल में गए। आज सजा याफ्ता है, भले उनके परिजन को टिकट दे दिए। इसमें जिन्होंने आरोप जिनका भी प्रशासनिक अनुभव होता है ना, उनसे हम लोग ये सुनते हैं और समझते हैं कि पुलिस हर जगह नहीं होती है, पुलिस का इकबाल होता है। तो पुलिस का इकबाल कहाँ है कि इस तरीके से कोई बंदूक लहराए? पुलिस का इकबाल नहीं रहता तो 70 यादव का इलाका था, कोई भांगर यादव का, वहाँ पर बस सहित अपहरण होता था, वही चंपारण में, गांधी के चंपारण में ये घटना हुई है। पुलिस ने इसको तुरंत, पुलिस पहुंची, एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, जो मैंने सवेरे 1 घंटा पहले जानकारी ली है। इसलिए हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि ऐसे मामले चाहे कितना बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो, कोई बचेगा नहीं। मेरा सवाल नीरज जी, मैं वहीं से की रहने वाली हूँ, मेरा ताल्लुक है वहां से और मैं बखूबी जानती हूँ कि वहां पे क्या होता है। अगर आप सुशासन की सरकार का दावा करते हैं
तो फिर तो उस तरीके से माहौल होना चाहिए ना कि कोई ऐसी नौबत ही नहीं आए, बाद में एफआईआर होना ही है। आप क्या चाहते हैं कि एफआईआर भी ना हो? एफआईआर नहीं हो, एफआईआर देर हुआ, पुलिस गई है वहाँ। आप जो बार बार कह रहे हैं ना सर कि एफआईआर कर दिया हमने, एफआईआर कर दिया, वो तो करना ही है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्लियर पूछ रही हूँ कि ऐसा माहौल क्यों? जी, आपसे अब क्लियर पूछ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं हमने एफआईआर किया, पुलिस गई है किसी के खबर करने पर कि पुलिस तुरंत पहुंची वहां पर, एफआईआर वो हॉस्पिटलाइज हुआ और एफआईआर दर्ज किया। उसको भी अधिकार है ना, कोई बीमार आदमी है, कोई परेशान आदमी है, वो जब अपना मंतव्य देगा वो देगा। ये तो नहीं हुआ कि फला का बेटा है, फला का भाई है, इसके चलते एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ये कहाँ अधिकार किसी को है? ये अधिकार तो हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हम आपसे यह जरूर जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई तकनीक बताइए जिससे कि हम लोग ऐसी घटनाएं भविष्य में देश और दुनिया में कहीं नहीं हो, जरा यह भी जानकारी दे दीजिए। इस घटना को लेकर सवाल देखिए, आम घटनाएं बिहार में हर दिन हो रही है, उसके लिए नीरज जी को हम फोन नहीं लगाते हैं। हमें मालूम है कि वक्त लगेगा उन सबको कंट्रोल करने में, लेकिन ये किसी रसूखदार चेहरे के बेटे हैं, ये मंत्री के बेटे हैं। अगर ये खेत में बच्चे खेल रहे हैं और वहां पे बंदूक लहराएंगे तो सवाल उठेगा। आप समझिए इस बात को। अब आदमी आप अल्ट्रासाउंड आदमी का हुआ है कभी? ऐसे सवाल पर हमारे मन के अंदर क्या मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, इसके लिए कोई तकनीक नहीं है नीरज जी के पास, ये जवाब है सरकार की तरफ से। ये सुशासन है, इसी का नाम सुशासन है। ये जो महाजंगल राज है, मंत्री के बेटे बल्ले बैडमिंटन चलाने के बदले गोली चलाएंगे, आम जनता के बीच में भय का माहौल पैदा करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी का जिस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है, तो ये अपराधी देखेंगे अगर सत्ता में बैठे हुए लोग। उन्होंने कहा कि एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर तो खाना पूर्ति से तो काम नहीं चलेगा। एफआईआर हो चुकी है, तो इस तरह से लोग घटना बार बार जब घटना घटती है तो कहते हैं कि एफआईआर हो चुकी, इससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब आप इंतजार करते हैं घटना घटने का। नीरज जी, फिर मेरा सवाल वही रहेगा और मैं बार बार यही पूछूंगी कि ऐसा माहौल ही क्यों बना कि मंत्री का बेटा खेत में जाके बंदूक लहराए? हम राष्ट्रीय जनता दल से यह चाहते हैं कि मुकदमा तो हो गया, गवाह बन जाए राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग। अगर मदद करना चाहते हैं तो गवाही दीजिए, राजनीतिक गवाही नहीं। वहाँ पर आपकी शाखा, आपकी पार्टी की इकाई है, जरा कहिए गवाह बनने के लिए। वो तो बनेंगे नहीं। सरकार, वो पीड़ित पक्ष खुद मुकदमा दायर किया। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री से डर जाएंगे आरजेडी के कार्यकर्ता? नहीं कोई, अरे हम सरकार की तो चिंता ये जो बोल रहे हैं, ये जो वीडियो क्लियर दिख रहा है, अरे हम तो बता रहे हैं सरकार की चिंता हमने नहीं किया, महागठबंधन की सरकार थी। नवादा और सीवान की घटनाएं इस बात का गवाह है, मोकामा की घटना इस बात का गवाह है। हमने ये चिंता नहीं की। हम अपने दल के विधायक को भी जेल भेजे, दूसरे सहयोगी पार्टी उस समय की थी, तो बिहार की पब्लिक ने और बिहार के बाहर चर्चा हुई ना आपके सुशासन की? अगर आपने ये कदम उठाया तो हुई ना चर्चा? तो होता ही है। अरे वो तो, लेकिन आज अगर इस तरीके से माहौल बना है, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि 2022 में अगर इस तरीके का वीडियो देखना पड़े नीरज जी, तो सवाल उठेगा कि क्या हो रहा है, वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या हो रहा है। मुस्तैदी से आग चला रहे हैं, उस दिन फोन पैच करिएगा कि कैसे कार्रवाई हुई, यह भी चलाइएगा। उस दिन हम लोग को भी बोलने का अवसर दीजिएगा, तब हम आपको विभिन्न दृष्टांत के आधार पर बता देंगे कि कैसे बिहार में हम आपराधिक घटनाओं पर मुकम्मल कार्रवाई करते हैं। बचाने वाला कौन पैदा लिया है इस बिहार में? तभी तो आप इतने साल से सत्ता में हैं, इसके पीछे वजह भी तो यही है ना। तो आप सत्ता में है, जिम्मेदारी आपकी है, सवाल मैं आप ही से पूछूं। हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं बात कि हम लोग कर रहे हैं, आपका सलाह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि आईपीसी, सीआरपीसी में इसके अलावा और कौन सा प्रावधान करना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो। सर, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपने तो एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गांधी का चंपारण, और वहां पे ऐसी घटना हो तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ होगी और सबको होगी। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को वीडियो के साथ वहां की तमाम घटना और तमाम बड़ी बातें बता रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। ये बेतिया की तस्वीरें हैं, 23 जनवरी 2022 की तस्वीर, और जहां पे आरोप अभी तक ये लग रहा है कि मंत्री के बेटे ने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, बच्चे बागीचे में खेल रहे थे। ये उसी खेत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने
उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को, मंत्री के बेटे को और भी जो परिवार का कोई सदस्य था उन सभी को घेर लिया गया। ये एक एक करके तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चे बागीचे में खेल रहे थे और उसी बीच मंत्री के बेटे वहां पहुंचते हैं और देखिए ये एक व्यक्ति के खून के धब्बे भी हैं उसके शर्ट पे, यानी लोग जख्मी भी हुए हैं इस घटना में। और जो सरकार सुशासन का दावा करती है, अगर वहां पे इस तरीके से घटना हो तो सवाल उठेगा। 25 की संख्या में बच्चा सब खेल रहा था लोग, ठीक है, एकदम उसका गाड़ी आया, 10 की संख्या में उतरा, सब एकदम मारने लगा, सब राइफल से फायरिंग करने लगा, सब बच्चा डरा गया। सब मेरा भाई वहाँ पे आया सबको छुड़ाने, कहीं किसी को लग जाता उसको एकदम। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और बीजेपी दफ्तर यानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये फाइनल राउंड की आप बातचीत और कोर ग्रुप की बैठक मान सकते हैं, क्योंकि आज जो ये बड़ी बैठक होनी है उसके जरिए जो भी उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जानी है, 5वें, 6ठे, 7वें। और इस बीच जिन जिन सीटों पर अभी मंथन नहीं हुआ है उन सभी को लेकर ये फाइनल राउंड की बैठक, स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी तस्वीरों में वो भी आपको नजर आए, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज की ये बैठक बहुत मायने रखती है इस लिहाज से क्योंकि सीटों पर मंथन हो रहा है। वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी को इस चुनावी माहौल में भरोसा है, और बीजेपी उसको अगर मौका देती है तो सत्ता की राहें आसान हो जाएगी, लखनऊ विधानसभा पहुंचने की राहें आसान हो जाएगी। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के जरिए क्या कुछ तय होना है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा अमित पांडे मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित पांडे, आज की बैठक बहुत मायने रखती है क्योंकि ना सिर्फ 3 लास्ट के फेजेस बल्कि जिन जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं संभवतः उनके नाम भी तय किए जाएंगे। जी बिल्कुल, 5वें, 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक है, तो संभवतः यह उम्मीद की जा रही है कि इनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और कुल मिलाकर ज्यादातर सीटें वही हैं जहां पर बीजेपी और गठबंधन दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीट बंटवारे को लेकर कौन सी मजबूत सीट गठबंधन के लिए छोड़नी है, कौन सी मजबूत सीट अपने लिए लेनी है, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम बड़े नेता बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह तीनों इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित पांडे, एक और सवाल ये अहम है कि अभी ये कितने देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि बड़े चेहरों में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह ये तो पहुंच चुके हैं और किसका किसका इंतजार है अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील बंसल हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी। इसके अलावा अन्य जो यूपी बीजेपी से नेता है वह इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 11 बजे यह बैठक शुरू होगी और सिलसिलेवार तरीके से पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल, आजमपुर मंडल, काशी मंडल, इन तीनों मंडल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। क्या कोई फेरबदल की संभावना भी नजर आ रही है क्या? क्योंकि हम देखते भी हैं अमूमन जब फाइनल राउंड की बैठक हो तो जो जिन सीटों पर चेहरे उतार दिए गए हैं उनमें कहीं कुछ उहापोह की स्थिति हो तो बदले भी जाते हैं। देखिए, फेरबदल तो पार्टी जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर तो चर्चा करेगी। इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है रिमा की जो गठबंधन दल जो है उनको कितनी सीट दी जाए, कौन कौन सी सीट जाए, क्योंकि अधिकतर निषाद पार्टी और अपना दल की जो सीटें हैं पूर्वांचल के ही रीजन में आती हैं। और ये इसलिए इस बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सहयोगी दल के साथ बतौर एनडीए कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान में। और बिल्कुल निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो, जिस पूर्वांचल का आप जिक्र कर रहे हैं वहां इनका दबदबा भी रहा है और यही वजह है कि बीजेपी थोड़ा स्मूथ इनके साथ इस बार चल रही थी, क्योंकि पिछले चुनाव के जो साथी हैं अब नहीं है। मैं राजभर का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी क्योंकि पिछले चुनाव में वो थे। तो निषाद पार्टी के जो चेहरे हैं संजय निषाद, उनको कहीं ना कहीं राजभर से रिप्लेस करने की कोशिश हो रही थी और शायद इस कवायद में उनको सीटों की संख्या ज्यादा मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर सहयोगी रहे हैं, अब उनसे अलग हो गए हैं, तो सहयोगी पार्टियों को कितनी बीजेपी सीट देती है, कौन कौन सी सीट देती है, इस पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर जो जीतने वाली सीटें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए ये जो बैठक है इसको इतना अहम माना जा रहा है। चलिए एक बार फिर से अमित पांडे मैं आपका रुख करूंगी। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी बातें, बहुत समीकरण जो कि आज समझना जरूरी है।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व को छोड़ दिया। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व बिल्कुल नहीं होता है, ये कहा उद्धव ने। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस बयान का जिक्र किया जिसमें उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, वो अपने पिता दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। ये अमित मालवीय का ट्वीट था। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्हें नसीहत भी दी कि वो अगर बाला साहेब के विचारों पर मंथन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। हिंदुओं की आस्था है श्री राम जन्मभूमि, श्रद्धा है। उसके भूमि पूजन पर इनके साथी दल सवाल उठा रहे थे, शिवसेना खामोश। शर्गिल उस्मानी महाराष्ट्र में आता है, हिंदुओं को भला बुरा कहता है, शिवसेना दल खामोश। सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ शिवसेना स्वयं सत्ता साझा कर रही है और हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बंद किए गए स्कूल आज से फिर खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से 1 महीने से स्कूलों को बंद किया गया था। राज्य सरकार ने कोरोना के केसेस कम होते देख स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। बीएमसी ने अपने दिशा निर्देश में, अपने गाइडलाइंस में ये साफ किया है कि जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं, कोई पाबंदी नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, जिधर जाएगा उधर कैरी करना चाहिए मास्क, और एक्स्ट्रा मास्क लेना चाहिए बैग में और सैनिटाइजर लगाना। थोड़ा ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। मतलब हमें प्रॉपर तरीके समझता नहीं, क्या समझना है, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझना है, कुछ चीज़ करके हमें भी समझता भी है यहाँ पे ऑफलाइन में। अच्छा लग रहा है बहुत, बट डर भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम से कैसे होंगे। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में, बट करना तो पड़ेगा। और अब बात रामपुर में नवाबी जंग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है और इस बीच अपना दल ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हैदर ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर अपना दल का दामन थामा है। यूपी में अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हैदर अली यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम प्रत्याशी होंगे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नवाब परिवार से ताल्लुक रखने वाली रामपुर की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के पोते हैदर अली दूसरे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद टिकट ठुकराकर किसी और पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। अब रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली चुनावी किस्मत आजमाएंगे। रामपुर में नवाबी जंग को लेकर सियासत गर्मा गई। इसी बीच हैदर अली से न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए अपने आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले स्वागत, और कैसा लग रहा है अपना दल के टिकट पे चुनाव लड़ने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी पार्टी की जो नेता है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेतागण हैं, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सेंटर में भी जितने हैं, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये सीट जिता के उनके सभी को समर्पित करूंगा। हैदर जी, दरअसल अब मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पहले मैं इसीलिए सवाल पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। दरअसल ये जो रामपुर की स्वार सीट है, हालांकि आपका पूरा जो राजनीतिक परिवार है सियासत से वाकिफ है और आपके पास ये है रुतबा,
लेकिन इस बीच जो आपके सामने कैंडिडेट होंगे वो अब्दुल्ला होंगे, आजम खान के बेटे, यानी पूरी रामपुर की जो सियासत है उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। अब ऐसे में आपके सामने चुनौती। देखिए, कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। आजम खान कोई खुद इतने बड़े तो मैं नहीं मानता हूँ हैं। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा है सत्ता के दबाव में लड़ा है और सत्ता का डर दिखा के, लोगों को डरा धमका के, झूठे मुकदमे लगा के लड़ा है। अब्दुल्ला पहले तो अपना पर्चा भरे, उनके पास 2 डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो ये पता चले वो नॉमिनेशन वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और हमें इस चीज के हम नहीं मानते कोई चुनौती है। हैदर जी, पुरानी अदावत है उस परिवार से, आपकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के परिवार से, और अब्दुल्ला के बारे में लगभग इसे तय माना जा रहा है, क्योंकि सलाखों के पीछे से आना और उसी तरीके से सिंपैथी वोट के लिए अपने आप को बताना कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। देखिए, पब्लिक हर चीज समझ रही है। वो मुस्लिम वोटरों के सामने ये रो रहे हैं, लेकिन पब्लिक हर चीज समझ रही है। जब इन्होंने अपनी सरकार में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले, जब लोगों को जेल भिजवाया, लोगों के घर तोड़े, तो ये पब्लिक भी समझ रही है। और सपा सरकार में मैं एक बात आपको बताऊं, जो जुल्म खास तौर से मुस्लिम लोगों पे हुआ है रामपुर में, वो किसी और सरकार में नहीं हुआ। इस सरकार में सबको आराम मिला है। जब मदरसे हो या मजार, जिसपे हर धर्म का आदमी जाता है, मजार तक आजम खान ने तोड़ी है। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि पब्लिक हर चीज समझ रही है। और अब्दुल्ला की तो 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। पहले तो ये बताइए, नॉमिनेशन में डालेंगे कौन से, क्योंकि हम उसको चैलेंज करेंगे। हैदर अली खान कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। हैदर अली खान के पिता नवाब काजिम अली खान 4 बार विधायक भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन से की। 36 साल के हैदर अली को कांग्रेस की ओर से 13 जनवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वो अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल में आए और पार्टी ने अब उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साल 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने काजिम अली खान को स्वार सीट से मात दी थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और ये सीटें हैं स्वार, चमरब्बा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां की 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बाकी 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। वो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर पलटवार किया। गोरखपुर में मठ को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती के ट्वीट पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की दफ्तर की तरफ से एक ट्वीट किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में सरकारी विमान को प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हेतु समर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत वैभव के लिए राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी विमान से सैंडल मंगवाया गया था। फर्क साफ है बहन जी। बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि गोरखपुर के गोरक्षा पीठ में ऋषियों, संतों और स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिवीरों की स्मृतियों को संजोया गया है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। सामाजिक न्याय का ये केंद्र सबके कल्याण हेतु अनिर्ष क्रियाशील है। कभी आइए, शांति मिलेगी। सीएम योगी के ऑफिस के जरिए ये ट्वीट सामने आया। और इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने गोरखपुर मठ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया था आपके सामने। शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं कि गोरखपुर में योगी जी का बना मठ है, जहां वो अधिकांश निवास करते हैं। वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी ये बता देते तो बेहतर होता। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में घर घर संपर्क अभियान के तहत कहा था कि हम अपने लिए बंगले नहीं, गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए। हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई। विकास का एक मॉडल दिया।
तो गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर पिछली सरकार पर हमला बोला था, उन्हें कटघरे में लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने बंगले नहीं गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं और इसके बाद बीएसपी प्रमुख की तरफ से कटाक्ष यहां पर किया गया। हालांकि उसका जवाब भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के जरिए ट्वीट करके दिया गया। दरअसल घर घर प्रचार अभियान जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। जनसंपर्क साधने की ये बड़ी कोशिश है, जनता से संवाद करने की कोशिश है। इसमें तमाम उपलब्धियां बीजेपी अपनी गिना रही है। भाइयों बहनों, पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव जी, आपकी सरकार के दौरान हुए दंगों का दंश, गुंडागर्दी, पलायन का दर्द जनता भूली नहीं है। धार्मिक और जाति के संघर्ष, भर्तियों में भ्रष्टाचार के लिए आपका कार्यकाल आज भी नहीं भूले हैं। जनता को अब सुशासन की आदत पड़ चुकी है। अब आपके लुभावने झांसे में कोई नहीं आएगा। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी, सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा, और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे? देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है, और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया। क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं, और पारिवारिक जो रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया और बीजेपी के लिए वोट मांगा। साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी ने स्वागत समारोह का आयोजन भी इस दौरान किया, जिसमें अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ।
और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे। उत्तराखंड में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे बैठक होगी। उत्तराखंड के बाद पंजाब के उम्मीदवारों के लिए भी बैठक में मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड और पंजाब के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस 53 उम्मीदवारों की पहली सूची और पंजाब के लिए 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को जबकि पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होगी। तो उत्तराखंड का जिक्र करें तो पिछली बार जहां साल 2017 में बीजेपी के खाते में 57 सीटें आई थी, वहीं कांग्रेस के खाते में महज 11 सीटें आई थी और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। इस बार समीकरण क्या कुछ कहते हैं और इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए उम्मीदवारों का चयन भी हर पार्टी बेहद मंथन के साथ कर रही है। तो उत्तराखंड और पंजाब पर यह मंथन अभी भी जारी है। बाकी बची सीटों के लिए जो लिस्ट यहां पर आनी है उस पर मंथन आज शाम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो इस बार 14 फरवरी को चुनाव उत्तराखंड में होना है, 20 फरवरी पंजाब में वोटिंग यहां पर होगी। ऐसे में नजरें टिकी हुई हैं उन तमाम उम्मीदवारों के चेहरों पर जो कि जनता के बीच मैदान में उतरेंगे, अपनी पार्टियों का दमखम भरते हुए नजर आएंगे। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में आते ही नाराजगी बढ़ गई है। हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए लैंसडौन विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पहले से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं में से लेकर गुस्सा फूट पड़ा। लैंसडौन सीट के से टिकट के लिए एक उम्मीदवार ने टिकट की मांग की, साथ ही चेतावनी देते हुए अलग से उम्मीदवार मैदान में उतारने की भी बात कही। दावेदारों का कहना है कि पैराशूट उम्मीदवारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरक सिंह रावत जो कि पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, हालांकि नाराजगी कांग्रेस से हुई तो उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर बीजेपी से निष्कासित होकर अब दोबारा से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में टिकट दावेदारी को लेकर भी जो रस्साकशी है वो सामने आ रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती भी है कि तमाम उम्मीदवार जो कि पहले से टिकट की मांग कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए या फिर हरक सिंह रावत जो कि अपनी बहू के लिए टिकट यहां पर चाहते हैं लैंसडौन से। देखना होगा कि लैंसडौन की सियासत में आखिर पार्टी किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारती है। हम लोगों ने दावेदारी की थी, 12 लोगों ने। आज हम लोग कोटद्वार में यहाँ एकत्रित हुए और हम आप लोगों के माध्यम से वहाँ अपने प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हम सब लोग हरक सिंह रावत और उनके पुत्रवधू के खिलाफ हैं। हम में से जो हम 12 दावेदार हैं, किसी को टिकट दिया जाएगा तो हम लोग लैंसडौन से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो हरक सिंह रावत जाहिर तौर पर अपनी बहू के लिए टिकट चाहते हैं और हरक सिंह पर नाराजगी देखिए किस तरह से अंदर खेमे से खुलकर सामने आ रही है। ये दबी जुबान पर नाराजगी नहीं है, खुली जुबान से यहाँ पर दीपक भंडारी को भी आपने सुना जो कि टिकट दावेदार को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए सब कह रहे हैं कि पैराशूट उम्मीदवारों को यहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए।